नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को लेकर। जी हाँ, वही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिनकी लगातार कालाबाजारी का आरोप लग रहा है और बहुत सारे लोगों को पुलिस ने देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां देश की राजधानी दिल्ली से भी हुई हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को मनमाने रेट पर जिस तरह से जो डीलर हैं वो बेच रहे हैं, क्या वो गैर कानूनी है? क्या सरकार कुछ ऐसा तय कर चुकी है रेट जिससे ऊपर ये नहीं बेचे जा सकते? और सरकार की कुल मिलाकर कौन सी ऐसी चूक या लापरवाही है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के दाम मार्केट में इतने ज्यादा हो गए? 10 या 20 हज़ार रुपए के जो कॉन्सेंट्रेटर मिलते थे उनकी कीमत आज 70-80 हज़ार रुपए से शुरू होकर 2-2.5 लाख रुपए तक मिल रही है। और अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टॉक मिलेंगे। आज कुछ लोग जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए थे, जो दिल्ली पुलिस की तरफ से आरोपी बनाए गए थे और जिन पर कालाबाजारी करने का आरोप था, उनकी जमानत अर्जी पर आज दिल्ली की जो साकेत कोर्ट है उसमें सुनवाई हुई। और सुनवाई के दौरान जो जज हैं उन्होंने सरकार पर इस मामले में सीधे सीधे कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं उस पर सीधा सवाल खड़ा किया। जज ने कहा कि अगर महामारी के दौरान कोई बिजनेसमैन कोई व्यापार कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या ये अपराध के दायरे में आएगा? और ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अभी भी जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसके अंतर्गत ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को नहीं रखा गया है और न ही सरकार की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन है जिससे ये साफ हो सके कि इस पर अब कैप लगा दिया गया है और सरकार कहे कि इससे ज्यादा रेट पर अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कोई नहीं बेच सकता है। तो सरकार की तरफ से जब कोई गाइडलाइन ही नहीं है, सरकार की तरफ से जब कोई दिशा निर्देश ही इसको लेकर नहीं है, तो निश्चित रूप से व्यापारी खुद तय कर सकते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा। अब दिल्ली पुलिस जो है उसका तर्क था, दिल्ली पुलिस की तरफ से आज अतुल श्रीवास्तव जो उनके सरकारी वकील है वो पेश हुए थे। उनका ये कहना था कि चाइना का जो खराब माल होता है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के तौर पर यहाँ पर लाया जा रहा है, ढंग से ये काम नहीं करते हैं। लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि कोई भी अगर इस तरह से डीलर चाइना से कोई सामान लेकर आ रहा है और अगर वो खराब है तो सरकार उसको अपने देश तक आने ही क्यों दे रही है? सरकार ने उस पर बैन क्यों नहीं लगाया है? सरकार खुद चाइना से सामान मंगा रही है। तो ये तो दोहरी नीति है कि अगर कोई प्राइवेट डीलर मंगाता है तो चाइना का सामान खराब है, अगर सरकार मंगाती है तो अच्छा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? कोर्ट का ये कहना था। और कोर्ट का ये कहना था कि अगर ये सामान मंगाया गया है वहां से और उसके बाद जो सरकार है उसने जीएसटी से लेकर तमाम जितने भी टैक्स होते हैं वो उन डीलरों से वसूले हैं और उसके बाद उन डीलरों ने उस सामान को आगे बेचा है, तो इसमें गैर कानूनी क्या है? इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। और इस लिहाज से फिर आप उन लोगों को कैसे रोक सकते हैं कोई भी कीमत वसूलने से, जब सरकार ने इस पर कोई कैप नहीं लगाया है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किस रेट में बिकने चाहिए ये कीमत ही तय नहीं की गई है। पिछले साल खासतौर से जब कोविड हमने देखा पहली बार और लगातार हमने सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो सैनिटाइज़र और मास्क की थी, तो उस दौरान सैनिटाइज़र और मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लाया गया था, यानी कि एक कीमत तय कर दी गई थी कि इससे ज़्यादा पर नहीं बिकेगा। उसके बाद ये हुआ कि जो सैनिटाइज़र के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे या फिर मास्क नहीं मिल पा रहे थे, उनका प्रोडक्शन बढ़ा और सैनिटाइज़र जो रेट बहुत ज़्यादा बिकने लगे थे। इस तरह जैसे आज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को लेकर कालाबाजारी हो रही है या रेट बहुत ज़्यादा मांगे जा रहे हैं, वैसे ही एक वक्त में पिछले साल हालत सैनिटाइजर्स को लेकर थी। मार्केट से सैनिटाइजर्स एकदम गायब हो गए थे और जहां मिल रहे थे वो डबल ट्रिपल रेट में एमआरपी से मिल रहे थे। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को अभी भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में सरकार नहीं ला पाई है और यही कोर्ट का सवाल था कि जब आप किसी चीज़ पर कोई नियम कानून लागू ही नहीं कर रहे हैं और आपने उसे एसेंशियल आइटम्स में शामिल ही नहीं किया है, तो अगर कोई व्यक्ति उसको किसी तय कीमत में बेच रहा है तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? पिछले साल 29 जून को एक
ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया गया था और ये किया गया था नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA की तरफ से। और इसमें ये कहा गया था कि हम ऑक्सीमीटर हुआ और ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं उनके जो डीलर हैं उनको कहेंगे कि वो जब भी कोई सामान इस तरह का बेच रहे हैं वो 10 दिन के भीतर हमें बताएं कि उसका रेट उन्होंने क्या तय किया है। और ये ओवर प्राइसिंग से रोकने के लिए था। लेकिन जिस तरह से कानूनन इस पर इसको गैर कानूनी साबित करने के लिए कि कोई ज़्यादा रेट में बेच रहा है तो वो गैर कानूनी है, उसके लिए इसका एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में लाना बहुत ज़रूरी था सरकार की तरफ से। यहाँ तक कि आज की तारीख में जिस दवाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कालाबाजारी जिसकी हो रही है कोरोना में, रेमडेसिविर, उसको भी अभी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में सरकार नहीं लाई है। तो सरकार की तरफ से ये लापरवाही कहिए, चूक कहिए, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा उन लोगों ने उठाया जो चाइना से या बाकी और देशों से इसको लेकर आ रहे थे और यहाँ के बाज़ारों में उनको बेचा। अब कोर्ट का ये भी खास तौर से कहना था कि एक तरफ सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो बाजार में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाकर दे सके जिससे आम लोग उसे खरीद सके। दूसरी तरफ ये जो चाइना से लाए हुए सामान को डीलर बेच रहे थे उनको पुलिस ने जब्त कर लिया। तो ऐसी स्थिति में जिस भी परिवार में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की तुरंत ज़रूरत थी अपने किसी व्यक्ति की जान को बचाने के लिए, उसको वो कॉन्सेंट्रेटर नहीं मिल पाया और ये ना मिल पाने की वजह से कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी होगी। तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की संख्या को बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ से जहाँ से ये मिल रहे थे भले ही 70,000 के, 1 लाख रुपए के या जितने भी रेट के मिल रहे थे ओवर प्राइस थे, लेकिन किसी की जान से ज़्यादा नहीं थे। जो लोग भी इस पैसे को भर रहे थे वो अफोर्ड कर सकते थे। तो कोर्ट का ये कहना था कि कोई व्यवस्था किए बिना इस तरह से जो चीज़ें हुई उससे तो आम लोगों की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई। अब इस मामले में चूंकि जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं दिल्ली में, कल कोर्ट इस मामले में उन्हें ज़मानत मिलेगी या नहीं उस पर अपना फैसला सुनाएगा। इसके अलावा इस मामले में नवनीत कालरा जो है उसने अग्रिम ज़मानत अर्जी पहले ही लगाई हुई है और उस अग्रिम ज़मानत अर्जी पर भी कोर्ट को सुनवाई करनी है। हालांकि अभी तक कोर्ट ने कोई भी स्टे नहीं दिया पुलिस को कि किसी भी तरह का वो एक्शन पुलिस ले सकती है, उनको रोका नहीं गया है। लेकिन कल इन 2 चीज़ों में जो सुनवाई होगी, जो आदेश आएगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसी से अब आगे ये तय होगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को लेकर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने ये पूरा केस बनाया कालाबाजारी का, वो कालाबाजारी की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि अभी तक की जो पुलिस की तरफ से दलीलें दी गई हैं कोर्ट उससे बहुत कन्विंस नहीं दिखा। कोर्ट का ये मानना था कि एक तरफ सरकार राजस्व हासिल करने के लिए शराब तक बेच रही है, महामारी के वक्त में भी बेच रही है। तो ऐसी स्थिति में कोई अगर बिजनेसमैन किसी सामान को कहीं से दूसरे देश से मंगाता है और उसे थोड़े ऊंचे दाम में बेचता है और ख़ास तौर से तब बेचता है जब सरकार की तरफ से उस पर कोई कैप नहीं लगाया गया है कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? उसको आप इलीगल कैसे बोलेंगे? किसी भी बिजनेसमैन का व्यापार करना अपराध की श्रेणी में कैसे आएगा? कोर्ट का ये सवाल था और कई ऐसे सवाल थे जिनका सच में दिल्ली पुलिस के पास जवाब नहीं था। कोर्ट का ये कहना था कि जिस तरह से इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें ये भी साफ करना ज़रूरी है कि सरकार इन तमाम चीज़ों को लेकर अपनी तैयारियों में कितनी पुख्ता थी। कोर्ट ने कहा कि हम भले ही पत्रकार नहीं हैं, समाज में क्या हो रहा है ये बताना हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी जुडिशल ऑफिशियल हम हैं और कानून जो है हमारा वो उससे हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन आसपास हम तमाम जगहों पर देख रहे हैं, चाहे अपने परिवार हों या जुडिशल ऑफिसर्स हैं जिनकी डेथ हुई है, कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, समय पे इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इस तरह की लगातार मौत हम देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जहां हर रोज इनकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है, आम लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको लेकर खुद सरकार की तैयारियां ही अधूरी हैं, अभी तक अधूरी हैं। 11 मई है आज और आज भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को लेकर ना तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि बाजार में ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ पाएँ, और ना ही कुछ ऐसा है
कि इसको लेकर क्या कीमत रहनी चाहिए, उसको लेकर कोई कैप डिसाइड किया गया हो कि इससे ज़्यादा पर ये नहीं बेची जा सकती है। तो ये सरकार की उस तरह की चूक है जिसकी वजह से एक तरफ आम लोगों को जो 10-20 हज़ार रुपए के कॉन्सेंट्रेटर थे वो लाखों रुपए में खरीदने पड़े, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं व्यापारियों ने इसका फायदा उठाया जो सरकार की तरफ से ये चूक हुई थी कि इसको एसेंशियल आइटम्स में नहीं डाला गया। तो अब देखना होगा कि पूरा लीगल प्रोसीजर इसको लेकर जो होता है, उन तमाम चीज़ों के बीच में सरकार इस पर क्या अब आगे फैसला लेती है, क्योंकि सरकार के लिए भी ये आँख खोलने वाली स्थिति है कि एसेंशियल आइटम्स में अब उन तमाम चीज़ों को डाले जाने की ज़रूरत है जो कोरोना महामारी के दौरान बहुत ज़रूरी हैं और आम लोगों को हर हाल में उनकी ज़रूरत है। तो चाहे वो ऑक्सीमीटर हो या और तमाम चीज़ें हों, कुछ चीज़ों को डाला भी गया है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी जो मेडिकल उपकरण हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के अलावा भी जिन पर अभी सरकार को फैसला लेने की ज़रूरत है। लेकिन ये फैसला तुरंत होना चाहिए जिससे आम लोगों को कोरोना की इस दुश्वारी में और ज़्यादा मुश्किल का सामना न करना पड़े। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।